मैंने आपकी बहुत सारी तस्वीरें देखी जिसमें आप पैसे बांटते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गरीब लोगों को। पप्पू यादव बांटते रहता है, ये मैटर नहीं है। हम कोनो नहीं बांटते रहते, वो मेरी जिंदगी है। यदि हम आज मदद नहीं करेंगे तो आज ही हमको सुसाइड कर लेना पड़ेगा। बिहार की राजनीति में आपका जो प्रतिद्वंदी है वो कौन है? जेडीयू है, बीजेपी है या आरजेडी है? नहीं, कोई नहीं, खुदे हम हैं। बिहार में शराबबंदी है बापू जी, तो आपके हिसाब से वो सरकार के लिए लाभदायक है, जनता के लिए लाभदायक है? आप जो नकली शराब में मर रहे हैं पहले उसको बंद करो। पप्पू जी, अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प है बिहार के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी गठबंधन का छोटा हिस्सा है, उसका बड़ा भाई जो है वो आरजेडी है। भैया, कांग्रेस के बगैर बीजेपी को कैसे कमजोर करोगे? राहुल गांधी जी का पूरा बुद्ध कैरेक्टर है और वही परिवर्तन करेगा, वही एक नई क्रांति लाएगा। एक उल्टी बात कही जाती है कि बीजेपी अपने अलाइज को खा जाती है और कांग्रेस को उसके अलाइज खा जाते हैं। एकदम सही कहा आपने। कुछ दिन पहले तक एक व्यक्ति थे जो लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का दावा करते थे कि मैं स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। अब वो राजनीति में आ गए, प्रशांत किशोर। किसका नाम है? प्रशांत किशोर अब जो राजनीति में आए कौन है? आप नहीं जानते हैं? नहीं, कौन है आदमी, कौन है? उस सब के बीच में जब कास्ट सेंसस आया तो वो आपके मन में क्या आया तब कि भाई ये क्यों लेके आए इसको? कौन लेके आया? बीजेपी। हद हो गया। बीजेपी क्या जाति जनगणना की बात करेगा? जो आदमी आप कर्पूरी जी से समर्थन वापस ले लिया, जो आदमी मंडल कमीशन के समय कमंडल ला करके पूरे मंडल प्रोसेस को रोकने का काम किया। अमेरिका के प्रेसिडेंट के एक ट्वीट ने ये कह दिया कि भारत और पाकिस्तान दोनों बराबर है हमारे लिए। भैया, शहबाज बराबर है। उसने यह कह दिया चाइना ओपन हमारा विरोध है, हम चाइना के सारे मार्केट को, व्यापार को रोक क्यों नहीं रहे? बांग्लादेश का एक कुत्ता भी लिखा था कि हम बंगाल ले लेंगे। कभी आपने इंदिरा गांधी के समय में ये सब सुना था? हमको तो पीओके ले लेना चाहिए था। कैसे लेते पीओके जब थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो गया? भैया, हम 3 दिन क्या कर रहे थे? हम नहीं मानते। अटल जी ने भी ये बात कही, छोड़िए इंदिरा गांधी, अटल जी भी समझौता नहीं किया था, तो अटल जी से सीख लेते। अगर पार्टी कहेगी आपको, अगर आपके नेता राहुल गांधी आपको कहें कि पप्पू यादव को विधानसभा चुनाव लड़ना है तो आप लड़ेंगे? नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। मॉल्टिस के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के हमारे खास मेहमान हैं बिहार से 6 बार के लोकसभा सांसद पप्पू यादव जी, बिहार की निर्भीक आवाज। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते भैया। नमस्ते सर। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जब आप इस बार संसद में आए और जब आप शपथ ले रहे थे, उसके बाद आपने कहा कि मैं 6ठी बार शपथ ले रहा हूँ, मुझे मत सिखाओ। वो क्या हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं भैया। वो मुद्दा था नीट्स का, री नीट, और वो मुद्दा पूरे देश के छात्रों का डिमांड था। सभी लोग जय श्री राम, जय हनुमान, जय शिव, जय नानक, जय गुरु, जय कबीर कर रहे थे ओथ के बाद। जी। जो जैसा जात से जीत के आया था, अपने अपने जात का गुणगान कर रहा था नेता का, जय नेता, जय नेता। हमने कहा कि हैव री नीड्स, तो अनुकंपा पर जीतने वाले लोग भी संविधान पढ़ाने लगे। तो उसी पर मैंने कहा कि 7 बार 6 बार सांसद, 1 बार विधायक। अब आप भी हमको पढ़ाइए, तो ये तो गलत है। किसकी तरफ इशारा था? कौन था वो जो अनुकंपा वाले थे? संसदीय मंत्री थे। अच्छा, संसदीय। तो अभी पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं या फिर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं? अब क्योंकि देखिए, आपने भी अब मेंबरशिप नहीं ली थी। अब एक बात बताइए, अब किसी आदमी की मौत हो गई, बोला कि लोग भीड़ लगाया हुआ था, एक आदमी वो गया, बोलता क्या हुआ? बोला मर गया। तो बोलता या अल्लाह, आंख बच गया। तो वही बात आप कर रहे हैं हमसे। नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ भैया, जब हम की एसोसिएट हैं जी, और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं और कांग्रेस राजनीतिक धर्म का पालन करते हैं, तो बट नेचुरल है कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ। इसमें कहाँ पूछना है? अब आप लोग तो नहीं, मैंने इसलिए पूछा, जिस दिन आपने शामिल हुए थे, आप AICC में आए थे, तो मेंबरशिप नहीं ली थी आपने, ऐसा बताया गया। मैंने इसलिए उसमें क्लियरिटी लेनी चाहिए आपसे। इसमें पार्टी लेने की क्या बात है? मेंबरशिप लिया गया, उसके बाद तो इंडिपेंडेंट MP लड़े। ये सवाल तो रह ही नहीं गया। तो सवाल है कि इंडिपेंडेंट MP हैं। हाँ, ठीक है। और कांग्रेस
आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं। देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक परिस्थितियां हैं, उसके साथ आम आदमी की आवाज़ के साथ खड़े हैं। आम आदमी की जो वैचारिक सोच है उसके साथ खड़े हैं। उसमें क्या बहस है? आम आदमी क्या सोचती है? आम आदमी सोचती है इकोनॉमिकल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी, जिसकी कल्पना सुभाष चंद्र बोस क्या करते थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम की ज़रूरत पहले नहीं है, पहले इकोनॉमिकल फ्रीडम होनी चाहिए, और जब इकोनॉमिकल फ्रीडम मिल जाए तब आप पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करिए। आज जो परिस्थिति है, 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर जिंदा रखना पड़ता है, और 92% लोग पर कैपिटा इनकम 6,000 से 8,000 है। ठीक है। तो आज ये हालात नहीं होते। 1.2% को खरबों अरबों नरबों की संपत्ति जो दुनिया एस्टेब्लिश करती है। कुछ लोग जो मिडिल क्लास हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति है। नेता पदाधिकारी माफिया दलाल को करोड़ों अरबों की संपत्ति। व्यवस्था पूंजी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में 11 करोड़ 65 लाख आदिवासी, 11 करोड़ लोगों की थाली में दाल और सब्जी नहीं है। 160 रुपया दाल खाने की औकात किसकी है भाई? तो जो आज मूल है वो है इकोनॉमिकल बात करनी चाहिए। तो जो बात आपके हैं, जो बात आप कह रहे हैं, वो बिल्कुल। सर, जब आप आर्थिक आज़ादी की बात करते हैं तो मैंने आपकी बहुत सारी तस्वीरें देखी जिसमें आप पैसे बांटते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गरीब लोगों को। मेरे बाप दादे का संस्कार था। ओके। आज की बात नहीं। हमारे दादा जोड़ी कोट हुआ करते थे। आज़ाद मुल्क में, आज़ादी के पहले गुलाम मुल्क की बात मैं कर रहा हूँ। आज़ादी के बाद मेरे दादा जनप्रतिनिधि थे, मुखिया थे, फ्रीडम फाइटर थे। मेरे नाना फ्रीडम फाइटर थे। मेरे पिताजी आनंद मार्ग से बिलोंग्स करते हैं। वो प्रौढ़ से 2 बार MP का चुनाव लड़े, MLA का चुनाव लड़े। मेरी माँ चुनाव लड़ी। मेरे पिताजी अंग देश के सेक्रेटरी थे, पूरे भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे, 38 साल मुखिया रहे। तो ये पप्पू यादव से बांटने की संस्कार नहीं है। पिताजी बांटते थे। ये हमारे पूर्वज ही समाज और गरीब के लिए काम करते रहे। और मेरे जीने का जो माध्यम है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, जिससे मुझे इंटरनल खुशी मिलती है, या मैं दुनिया में खुशियां ढूंढता रहता हूँ। तो आज के डेट में आप विज्ञान और अर्थ पर ही बात करिएगा ना, तो अर्थ के बगैर तो दुनिया है नहीं। तो ये अब्राहम लिंकन की तरह लव द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल अब नहीं चलेगा। हैव द पीपुल, विद द पीपुल, देन लव द, बाय द, फॉर द पीपुल। कोई आदमी हमसे आके कह रहा है कि भैया पप्पू जी 2 लाख के चलते मेरी माँ अस्पताल में बंधक है। कोई कह रहा है कि हमारे बच्चा मर गया, लाश नहीं दे रहा है। कोई कह रहा है कि हमारी स्थिति बहुत बुरी है, बेटी की शादी नहीं हो रही। तो हम उनको क्या बोलेंगे कि जाइए ना, भगवान आपका भला करेगा, आप चिंता मत करिए। तो ये कैसा लव द, बाय द, फॉर द पीपुल है? तो आप या तो उसके 2 लाख रुपया को माफ़ करवाइए, आपकी क्षमता नहीं है तो मदद करिए, नहीं क्षमता है तो फिर आप प्यार मत करिए। आप भूखे पेट भजन तो होना नहीं है इस युग में। तो अर्थ युग में यदि हम प्रवेश किए हुए हैं, समय काल पात्र के अनुसार, टाइम, पर्सन, प्लेस, वे एंड सब्जेक्ट, तो ये क्या कहता है, हमको इस देश के बारे में समझ लेने की जरूरत है। सशक्त राष्ट्र आम आदमी से प्यार किए बगैर, आम आदमी के लिए जिए बगैर, आम आदमी की खुशियों को ढूंढे बगैर आप सशक्त प्यार नहीं कर सकते। तो पप्पू यादव बांटते रहता है, ये मैटर नहीं है। हम कोनो नहीं बांटते रहते हैं और हम कोनो कृपा नहीं करते हैं। वो मेरी जिंदगी है। यदि हम आज मदद नहीं करेंगे तो आज ही हमको सुसाइड कर लेना पड़ेगा। आपको सुकून मिलता है उसमें? सुकून नहीं मिलता है, मेरी लाइफ है। 1 मिनट भी जीने का थॉट है मेरा। दूसरों की जिंदगियों की खुशियों को ढूंढना और उसको जीने और मुस्कुराने का अवसर देना मेरी लाइफ है। वो मेरी नैसर्गिक ऊर्जा है। तो इसीलिए आप उसकी बात हमको मत करिए। तो क्या कोई निर्धारित बजट है इसके लिए, या जो आ गया ठीक है? जो किडनी भी बेचना पड़ेगा, बेच देंगे। रेमडेसिविर 7 करोड़ का हमने बांटा और पूरे देश में ऑक्सीजन दिए। अब पूरे 3-3 महीना सड़कों पर रहे, हम लोगों की बांटते रहे। पटना में बाढ़ आया, सोए नहीं 1 मिनट। 11 महीना 11 दिनों तक सोए नहीं,
हर व्यक्ति को दूध पहुंचाना, ब्रेड पहुंचाना, सीएम पीएम सब घर में सोए रहे, सब विपक्ष सोए रहे, कोरोना में सब घर में सोए रहे, मजे लेते रहे। कोई पानी वाला सैनिटाइजर बेच के करोड़पति हो गया, कोई मुंह पे मास्क लगा के, क्या जरूरत थी इसको? ये तो अमेरिका और चाइना का वार था, 49 लाख लोगों ने आपने मार दिया। आप मुंह में मास्क लगा के हवा जाइए रहा है तो कोरोना कैसे रुक जाएगा? अब हमको छेदा आई है, मास्क में हवा जाए, क्या सूक्ष्म हवा को रोक लोगे क्या मास्क से? तो आप हमको बताओ ना, रेमडेसिविर कौन का रेमडेसिविर से ठीक हो जाएगा? 2 लाख 4 लाख। ये ड्रग्स माफिया लोग दुनिया चलाता है। ये ड्रग्स माफिया और आर्म्स माफिया इस वर्ल्ड की इकोनॉमी की पॉलिसी तय करता है। तो आपको किसने कहा? आप प्लेन में बैठे बोला टेंशन, आप कोविड रूल को फॉलो करिए, हमने लगा लिया। अब प्लेन उतरते ही कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से मुंह खोल लीजिए, खाना खाइए। तो जब खाना खा लेते तो कोरोना भाग गया, और खाना खा लिए तो फिर कोरोना आ गया, फिर मुंह में लगा लीजिए जा भी। क्या मतलब बुर्बक बनाता है इस देश को। तो किस तरह बनाया? देश के अधिकारियों ने रूल बनाए जो भैया हमको ब्यूरोक्रेट्स तो हैं। समझ में नहीं आता है, देश के अधिकारी को रूल बनाने किसने कहा? सरकार ने। सरकार किससे गाइड होती है? ड्रग्स माफिया से, बालू माफिया से, शराब माफिया से, हथियार माफिया से। जनता के लिए सरकार थोड़ी चुनी जाती है, माना जाता है। पूंजीपति और उद्योगपतियों के लिए चुना जाता है, उसकी पॉलिसी हम तय करते हैं। पदाधिकारी नौकर किसके हैं? जनता के थोड़ी हैं। ये पैसे जो देते हैं वो तय करता है। जो इंटरनेशनल मार्केट में ड्रग्स माफिया तय करता है वो होता है। ये वार था मैक्सिको सिटी पर, चाइना का अमेरिका की मैक्सिको सिटी पर, ताकि हम उसकी इकोनॉमी को ध्वंस कर दें। साइबर वार होता है, साइबर वार होगा दुनिया में, आपको बारूद गोली थोड़ी चलेगा। टेक्नोलॉजी का बात। आप हमको बता रहे हैं, तो जो बात पैसा कहाँ से लाए, कौन कहाँ से लाए, भैया हमको आप बताइए ना, हमको क्या करना चाहिए? नहीं, हमने ये नहीं पूछा। जब अवसर मिलता है तो हर लोगों को मदद करनी चाहिए। तो हर लोग अपने घर में सोए रहते हैं, पप्पू यादव सड़क पर रहता है। मणिपुर हो, असम हो, महाराष्ट्र हो, जब कभी कोई हमारे लोग देश में एक परिवार है, पप्पू परिवार, जैसे शिव परिवार तो वैसे पप्पू परिवार, कोई जात धर्म मजहब नहीं। हमारे पीछे 28 रूम बना हुआ है जो देश भर के गरीब लोग यहाँ इलाज कराएंगे। तो आपको देख लेना चाहिए, लोटियन जॉन में 28 रूम, सबके खाने पीने की व्यवस्था, और जो आएंगे यहाँ इलाज कराएंगे फिर अपना घर जाएंगे, उसको दिक्कत नहीं है। उनके रुकने की व्यवस्था आपने कर रखी है यहाँ पे। भैया तो देखने में क्या दिक्कत है? हम देख लेंगे ना, इसके बाद देख लेंगे। आँख रहते हैं, मुझे पता है वैसे ये बात। तो आप तो हम निश्चित रूप से कोई आदमी आएगा तो हम बगैर उसके हुए परिवार की दृष्टि से हमें आम आदमी को देखना पड़ेगा। पप्पू जी, मेरा सवाल अभी ये है आपसे कि बिहार की राजनीति में जी आपका जो प्रतिद्वंदी है वो कौन है? जेडीयू है, बीजेपी है या आरजेडी है? नहीं, कोई नहीं, खुदे हम हैं। हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। तो आप किस हमारी सच्चाई खुदे हम प्रतिद्वंदी हो गए। सच बोलना हमारे लिए बड़ा तकलीफ दे है। अच्छा, नहीं सीधा रास्ता चलना, लोगों की बात करना, लोगों के लिए जीना, ये मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। आप इसको समझिए, मेरे लिए क्या तकलीफ। हमको 7 बार जनता ने MP MLA बना दिया। दुनिया में एक बार के बाद अब दूसरी बार कोई इंडिपेंडेंट MP नहीं बनता है, एक बार के लिए। नहीं, मैंने वही पूछा। अब 7 बार इंडिपेंडेंट MP हम हो गए। आप बताइए। लेकिन इस बार के चुनाव में आपके सामने आरजेडी थी? नहीं, बीजेपी थी, जदयू थी। आरजेडी को तो 13,000 वोट आया। दुनिया में 13,000 एक नेशनल पार्टी गठबंधन को वोट आ रहा है। इसलिए प्रतिद्वंदी की तो कोई बात ही नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ। जो मेरा थॉट प्रोसेस है, विचार है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, आपको कहीं तो किसी नीतियों को अपनाना पड़ेगा, किसी की आलोचना करनी पड़ेगी, सरकार की। मैं किसी के तरीके का करूँगा ना? आप प्रतिद्वंदी पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो माफियाओं के साथ है, अपराधी के साथ है, जो पूंजीपति के साथ है, जो डेमोक्रेसी को नहीं मानता है, जो सत्ता में रह करके पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड के लिए 3500 रुपया ले, भ्रष्टाचार को ख़त्म ना कर सके, जो आम जनता की आवाज़ ना बन सके, उसके लिए काम ना कर सके,
तो उसका आलोचना करिए ना, उसकी स्वस्थ आलोचना करिए, उसको दिखाइए दुनिया। तो जो जनता का विरोधी है, जनता का काम नहीं करता है, जो क्वेश्चन पेपर रिकॉर्ड करके मेरे बच्चों का दुश्मन बनता है, जो नोटबंदी की बात करता है, जो 15 लाख रुपया देने की बात करता है, आप उसकी बात करिए ना, आप उठा करके देखिए। तो आप उसमें आप किसी पार्टी या किसी व्यक्ति को आप दुश्मन कैसे बनाओगे? आप कोई भी पार्टी दुनिया में जो लोग भी हैं, मैं इतना जानता हूँ कि हर परिस्थिति में पार्टी खराब नहीं होती है, उसकी आइडियोलॉजी सही होते हैं, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं होती, तो उसकी आलोचना करिए। नेता गलत होता है ना भाई। तो इसीलिए मेरा मानना बहुत क्लियर है, मैं साफ हूँ कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और हम इकोनॉमिकल युग में हैं, हम अर्थ युग में हैं, हम भाग भगवान किस्मत के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम भगवान के थॉट प्रोसेस के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम भगवान को जिएंगे, आत्मसात करेंगे, हम उससे एक अच्छा इंसान बनेंगे, रामकृष्ण परमहंस बनेंगे, कबीर बनेंगे, वाल्मीकि बनेंगे, संत रविदास बनेंगे, हम एक अब्राहम लिंकन बनेंगे, सुजय मलाला बनेंगे, रोम शर्मिला बन जाएंगे, हम सब बन जाएंगे, हम डॉक्टर अब्दुल कलाम बनेंगे, एक अच्छा इंसान बनेंगे। बिहार की जनता के लिए कौन सी पार्टी बेहतर है आपके हिसाब से? बीजेपी, जेडीयू, अच्छा, आरजेडी या पप्पू यादव? आप एक बात बताइए, लंबे समय से तो ये लोग है ही ना, तो अब कांग्रेस से ना दो दुनिया को इतनी बड़ी चीजें दी। बीजेपी तो कुछ 11 सालों के अंदर जब जब बीजेपी आती है तब तब पाकिस्तान को जिंदा करती है। बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान के अलावा तो कुछ है नहीं, एक भी स्कूल नहीं, कॉलेजेस नहीं, किसान के मुद्दे नहीं, युवा के मुद्दे नहीं, 2 करोड़ रोजगार नहीं, 15 लाख रुपया नहीं, जीएसटी की वही हालत, नोटबंदी की वही हालत, स्किल का वही हालत, स्टार्टअप का वही हालत, अस्पताल की वही हालत, अस्पताल की गारंटी की वही हालत, एजुकेशन सिस्टम की, सब कुछ माफियाओं के हाथ में। तो बीजेपी से अब क्या उम्मीद करेंगे? सिवाय भाग भगवान बबूत के, सिवाय कुंभ के क्या उम्मीद करते हैं? सिवाय ये नंग धरंग बाबा लोग, हेलो हेलो हेलो, हाँ हनुमान जी, हनुमान जी, हाँ हनुमान जी, अरे चोर उचक्का बाबा सब लफुआ तफुआ जितना है, साला घर ढोका, कौन धीरेन्द्रा, कौन चोर, साला हनुमान से बतिया रहा। तो सर ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में कहीं धकेल दीजिए, ये लोग रह के क्या करेगा? और इसको प्रोटेक्ट करती है बीजेपी, ये गुलाम बनाना चाहती है बीजेपी इस कंट्री को, इन अंधविश्वास पैदा करके। तो हमारा संविधान और लोकतंत्र कहता है अंधविश्वास जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, खत्म करो। तो आप हमसे पूछ रहे हैं। तो बिहार में शराबबंदी है बापू जी, तो आपके हिसाब से वो सरकार के लिए लाभदायक है, जनता के लिए लाभदायक है? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा मुझको तो समझ में नहीं आता है शराबबंदी का क्या मतलब। शराबबंदी वही गांधी जी ने, साबरमती संतों ने कर दिया कि भाई गांधी, जब इस देश में फैक्ट्री यही है, दुनिया में शराब चलता ही है, तो पूरा देश में आप बंद कर दो। इंटरनेशनल नेशनल पॉलिसी है, लोग बाहर से आते हैं, होटल में रहते हैं, तो अब शराब का सेवन करते हैं। आप होटल व्यापार भी खत्म कर दिया, आप कहते हैं तो घरे घर शराब का दुकान तो नीतीश जी ही खोले थे, और फिर एक बागी आप कहते हो बंद कर दो। आज देश भर में शराब चलिए रहा है, नेपाल में चलिए रहा है, झारखंड में चलिए रहा है, बंगाल में चलिए रहा है, यूपी में चलिए रहा है। तो शराब कहाँ कैसे रोकोगे? हवा को कैसे रोकोगे? हर बाराती शराबी में लोगों को बोलिएगा बहुत दुख है इसलिए शराब पी लिया, बहुत खुशी है इसलिए शराब पी लिया। तो आदमी के जीवन में या तो दुख होता है या तो खुशी होती है, और दोनों में शराब हम लोग पी लेते हैं। तो शराब कहाँ से बंद होगा? अब तो क्या कहते हैं, सोल्यूशन, व्हाइटनर, ड्रग्स, सब बच्चे ने सेवन कर रहे हैं, बच्चे। नहीं कहते हैं कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका है जो इस पॉलिसी के बाद महिलाओं को मजदूर बना के रखना, या महिलाओं को सिर्फ ये बात बताना। आप हमको एक बात बताओ ना, पहले शराब जितने में बिकती थी, आप नकली शराब सब बंद कर दिए हैं। आप जो नकली शराब में मर रहे हैं पहले उसको बंद करो, और जो इस शराब पर टैक्सेस ऊपर कर दो और उसको महंगा कर दो। इस शराब को क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब आप उसके पक्ष में नहीं है? नहीं, मैं तरीके पक्ष में हूँ, मैं तरीका बदलना कह रहा हूँ।
आप जिस तरीके से शराब को आपने आज अरबों खरबों की डेली शराब मिल रही है और इसका बेनिफिट दूसरे स्टेट को जा रहा है, और हमारे माफिया पदाधिकारी और थानेदार सब लोग मिल करके, एमबीआई डीटीओ सब मिल करके, और शराब दरोगा शराब टैक्सेस वाले मिल करके आराम से लूट रहे हैं, सारा पैसा खा रहे हैं, और शराब 3 गुने दाम में मिल रहा है, घर घर मिल रहा है। तो आपको हिम्मत और औकात क्यों नहीं है कि शराब को एकदम एक बूंद पानी नहीं आने दें? कहीं भी ड्रग्स, गांजा, भांग, धतूर, स्मैक, सोल्यूशन, वाटनर बंद करें। अब तो एक हर घर का बच्चा कर रहा है। पप्पू जी, अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प है बिहार के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी गठबंधन का छोटा हिस्सा है, उसका बड़ा भाई जो है वो आरजेडी है। कैसे समझ लिया? कांग्रेस के बगैर भारत में है कौन सी बिहार की बात कर भैया? कांग्रेस के बगैर बीजेपी को कैसे कमजोर करोगे? नहीं कर सकते। मैंने नहीं कहा ये। भैया आप कैसे तय कर दोगे कि वो छोटा हिस्सा है, छोटी पार्टी है? कांग्रेस जहाँ है वहाँ कांग्रेस अपने एलाइज को मदद करती है, एलाइज को आगे करती है, रेस्पेक्ट करती है। आपको भी कांग्रेस को रेस्पेक्ट करना होगा, बराबर का दर्जा देना होगा। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि नो लाइफ। पिछली बार 70 सीट लड़ी मतलब कांग्रेस पार्टी ने बिहार में, आपकी पार्टी। वो तो तय हमारे नेता करेंगे, उस पर मैं कुछ मैं सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की। मैं यह कह सकता हूँ कांग्रेस की क्षमता 70-100 से ऊपर है लड़ने की। लेकिन पिछली बार का स्ट्राइक रेट बहुत डाउन आया था भैया। जब आप जिस सीट पर आरजेडी कभी चुनाव जीती ही नहीं, वो सीट दे करके आप स्ट्राइक रेट की बात करोगे? आप चिराग के चलते सीट जीते ना, कि कांग्रेस के को आपने बीजेपी का सीट कांग्रेस को दे दिया और गांव का सीट आपने ले लिया, और जहाँ जहाँ जदयू लड़ी वहाँ आप जीते, जहाँ बीजेपी लड़ी वहाँ आप हारे। अरे वाह! स्ट्राइक रेट, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ये दिखाएंगे। कांग्रेस ना हो तो एक भी दलित, एसटी, एससी, माइनॉरिटी जिसके सपोर्ट में जाएगा क्या? कांग्रेस है तो क्षेत्रीय पार्टी तो बीजेपी से लड़ती ही नहीं है। पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस से लड़ती है, कांग्रेस को खत्म करना चाहती है, बीजेपी को नहीं। एक उल्टी बात कही जाती है कि बीजेपी अपने अलाइज को खा जाती है और कांग्रेस को उसके अलाइज खा जाते हैं। एकदम सही कहा आपने। कांग्रेस, बिल्कुल, कांग्रेस अपने अलाइज का अनरेस्पेक्ट नहीं करती, उसके सम्मान का अनरेस्पेक्ट नहीं करती, विश्वासघात। बीजेपी विश्वासघात करती है। शिंदे, चौटाला, अकाली, बाला साहब ठाकरे, जिसके चलते बीजेपी बढ़ी, उसी दोनों को खत्म कर दिया। ममता दीदी, महबूबा। तो फिर आप लोग सोचते क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी कब तक अपना घर बर्बाद करती रहेगी अलाइज के लिए? तो हमारे हम एक सिपाही हैं, एक छोटा सा हम प्यादा है, और जो हमें लगता है कि कांग्रेस के संगठन, कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस के नेताओं के प्रति जो मेरा ऊंचा रेस्पेक्ट है, मुझे वो करना चाहिए। सुझाव तो दे सकते हैं ना आप? भैया हमेशा जब भी मांगेगा तो सुझाव देंगे, अपने मियाँ मिट्ठू तो बनेंगे नहीं, मोदी जी की तरह स्वयं भू भगवान नहीं बन जाएंगे। क्या पप्पू यादव को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रूप में स्वीकार है? अगर ऐसी स्थिति तो समझ में नहीं आता है, ऐसी स्थिति बनती है तो हम कौन होते हैं भैया? आप कांग्रेस पार्टी का अभिन्न हिस्सा तो है। हमारे मन में होगा मुख्यमंत्री बनने का। हम तो 90 के पहले एमएलए बने, कुछ लोग 90 के बाद पैदा हुए हैं। तो हमको यदि नेतृत्व तय करेगा तो हमको स्वीकार क्यों नहीं होगा भैया? वो तय करने तक उसकी यदि उनके किस्मत और भाग में मुख्यमंत्री लिखा होगा तो पप्पू यादव रोक लेंगे क्या? हमसे ऐसा सवाल करने का तो कोई औचित्य नहीं है। हम अपनी बात करेंगे, अपने दल की बात करेंगे, अपने संगठन को बनाने की बात करेंगे, और जो संघर्ष करता है 12 साल, बरन 12 महीना, 24 सेकंड, 24 मिनट, जनता उसको देख रही है। जनता बहुरूपियों को नहीं देखेगी। आप कुछ दिन पहले तक एक व्यक्ति थे जो लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का दावा करते थे कि मैं स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। अब वो राजनीति में आ गए हैं, प्रशांत किशोर। किसका नाम लेना? प्रशांत किशोर अब जो राजनीति में आए हैं। आप नहीं जानते हैं? नहीं, कौन है आदमी? कौन है ये? ऐसा अच्छा, ब्लैक मनी लेकर के जो घूमता रहता है बहुरूपिया? नहीं, अरे भैया वो आया तो कांग्रेस के पास गया, कांग्रेस से भाग करके बीजेपी के पास गया, बीजेपी को बोला मैं ऐसा कर दूंगा, बीजेपी उसको भगाई, बीजेपी से भागा तो नीतीश जी के पास गया, बोला कि आप हमको मंत्री बना दीजिए, उसको कैबिनेट दर्जा दे दिया। वहां से भागा तो चला गया
राजशेखर रेड्डी के बेटा के पास, बोला हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। 1% से वो बैक हुए थे। वहाँ से भगाया, वहाँ से पैसा लिया, पुष्ट वहाँ से आ गया ममता दीदी के पास, वहाँ झगड़ा लगाया दीदी भतीजा में, वहाँ से भगाया। गोवा में 300 करोड़ रुपए लेके 3% वोट दीदी का नहीं करवा सका, वहाँ से उसको भगाया। फिर आया, बोला कि हम खाट रैली करेंगे, कांग्रेस का खाट खड़ा कर दिया। फिर गया पंजाब में, वहाँ अरविंद अमरिंदर को लेके बीजेपी में चला गया। फिर आम आदमी पार्टी के पास गया, वहाँ से भागा। अब कहता है कि अब मैं बहुत थक गया हूँ। जितना वो रट्टू माल सब लड़का आप देखते होंगे, मैं क्या हूँ तो आई थी, मैं क्या हूँ तो आई है। जिसको यूथ लड़का सबको किसी को कुछ पता नहीं है। इलू 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 का मतलब आई लव यू। तो ये जो यूथ लड़का सब है, आप तो ऐसा है कैसे कर रहे हैं? उनके पास ज्यादा पैसा है क्या भैया? एक तो कुर्सी को 4 आदमी को लगा दीजिए मांझने के लिए। तो जल्दी, अब पैसा तो जब लोग दे रहा है, पार्टी दे रही है, फंडिंग कर रहा है, उसका नाम कितना बार लेते हैं भैया? वो सब कोई आइटम है भैया। ईगो से, अहंकार से दुनिया चलती है। और दुष्ट हो नव सिखवा लड़का को मटन, गांव घर में मटन परोसवा करके 10 ठो भीड़ जुटा लेना और मंगा लेना, उसको दिखाना। और सोशल मीडिया पर जो बिकता है सो दिखता है। वॉशिंग पाउडर निर्मा गायब, चश्मा गोला गायब, वॉशिंग पाउडर आ गया। वॉशिंग पाउडर निर्मा चश्मा गोला गायब। है रे बाप। तो सोशल मीडिया के युग में आप किसका, इस सब का कोई नाम? तो आप मानते हैं कि सोशल मीडिया का महत्व है इस आज की दुनिया में? हम तो सबसे बड़का हीरो ही है। हमको तो मोदियों से ज्यादा दुनिया देखती है। हाँ, देखती है। तब हम ही को पूछ रहे हैं सोशल मीडिया का। सच्चाई बोलिए तो आप, और आपको देखेगा। आप झूठ फूस मत बोलिए। आप आम आदमी की बात कीजिए, आप हिंदू मियाँ मत कीजिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड मत कीजिए, जात पात मत कीजिए, कपड़े के आधार पर लोगों की इज्जत मत कीजिए, लोगों को भगवान मानिए, लोगों से प्यार कीजिए, हृदय से प्यार कीजिए। भीतर कुछ, मुंह में कुछ, राम बगल में छुरी मत करिए। नहीं। महाकुंभ को लेके आपने एक बयान दिया था, आपको याद हो तो, जब महाकुंभ चल रहा था, राजनेता और धनी व्यक्तियों को महाकुंभ में मर जाना चाहिए ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्ति मिले। तो छोड़वा बाबा बोला कि जो लोग मर गए हैं ना, उसको मोक्ष हो गया। तो हम बोले ये बाबा लोगों को एक काम करिए, इन लोगों को अभी डायनामाइट फिट कीजिए देह में और पाकिस्तान में ढुका दीजिए। जितना आतंकवादी है, ये नेता का धिया पुता, बाल बच्चा और पदाधिकारी का बाल बच्चा और बाबा लोग, इस सैनिक को हटाइए, इन तीनों को भेज दीजिए हिंदुस्तान की रक्षा करने। अब बाबा का बलिदानी जो रेऊ कहा, तो हम यही बोले जब मोक्षे होना है तो ये बाबा लोग वहां पर डूब के मर जाए, नेता लोग का कल्याण हो जाएगा, जाए और डूब। यही तो हम बोले। जब आम आदमी और गरीब आदमी मर गया तो कह रहा मोक्ष चला गया, तो बाबा लोग क्या करेंगे? मोक्ष वो क्यों नहीं जाएंगे? मोक्षे के लिए ना जीवन है। तो वहां डुबकी लगा लेते। ये बाबा धीरेन्द्र क्या कर रहा था? तो मतलब गरीब आदमी के बारे में कुछ बोल दो सही है, हमने कहा मोक्ष ले लेना चाहिए, सब चोर बेईमान को तो गलत। कास्ट सेंसस की घोषणा की है सरकार ने बिहार में। सरकार जाति, मेरा सवाल सुन लीजिए ना प्लीज, कि कास्ट सेंसस के क्या, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी बनी और ब्राह्मणों की पार्टी है, और जब वो कास्ट सेंसस की घोषणा करती है, क्योंकि वो पिछले 11 साल से राजनीति कर रही है 80-20 की, जो खुला कहते हैं, हिंदू मुसलमान की, पोलराइजेशन की, ध्रुवीकरण की, उस सब के बीच में जब कास्ट सेंसस आया तो वो आपके मन में क्या आया तब कि भाई ये क्यों लेके आए इसको? कौन लेके आया? बीजेपी। हद हो गया। जिसके खून में, रग में, सांस में, विचार में, आरएसएस के विचार में बुद्ध का सबसे ज्यादा विरोध शंकराचार्य ही ने तो राजा महाराज को उसका करके आरएसएस के साथी तो किया था। बाबा साहब अम्बेडकर के मनुस्मृति को रोकने वाली बात पर गुरु गोलवलकर और सावरकर ने तो हमला किया था कि अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को कुछ स्वीकार नहीं है। आरक्षण का विरोधी कौन? बीपी सिंह की सरकार से को किसने हटाया? कर्पूरी जी का समर्थन वापस किसने किया? जाति जनगणना का विरोधी कौन? आप हमको बताइए ना। प्रमोशन का ST/SC का विरोधी कौन? आज भी मंदिर नहीं ढुकने देता है दलित ST/SC को, कौन? जो लोग आप बात करते हैं
कि कास्ट सेंसन इनके जहन में नहीं है। जैसे नोटबंदी, 2 करोड़ रुपया, जुमलाबाजी थी, काला धन, द्वारकाधीश से आए हैं, विशेष राज दे देंगे, विशेष पैकेज दे देंगे, चुटकी में डॉलर, दुनिया का सबसे कम डॉलर हमारा सबसे निचला वैल्यू, रुपये की वैल्यू नीचे, शेयर मार्केट नीचे, हमारे देश की इकोनॉमी नीचे, 84 करोड़ पर जिंदा है अरबा चावल पर। तो भैया जो बात आप बोले कि डॉलर अमेरिका चला गया इलू इलू करने, अरे भाई तुम तो गया इलू इलू गले लग के किया, तुम तो बिना गले लगले इलू इलू कर लिया। तो ये वही जुमलाबाजी है कि फ्यूचर को करें और डाइवर्स हमला के चीज़ों को डाइवर्ट करें और आरएसएस को भी कमज़ोर करें, एक निशाना में कंफ्यूज करने की बात। तो भैया आपके बारे में जाना ही आगे आप गिर के इसका अंधभक्त लोग गाली देने लगे मोदी को, ट्रम्प वाले में भी गाली देने लगे, कोर्ट वाले मामले में निशिकांत को नड्डा ने कही तो साला अंधभक्त लोग नड्डे को गरियाने लगा। तो जाति जनगणना 21 आज का डिमांड थोड़े है। कांग्रेस के पहले जब कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे थे। नहीं भाई, नरसिम्हा राव के समय में जो मंत्री थे हमारे सीताराम केसरी, उसके पहले से सबसे पहले अत्यंत पिछड़ा को आरक्षण अशोक गहलोत सरकार ने दिया, कांग्रेस की सरकार ने दिया राजस्थान में। लेकिन एक बात सच ये भी तो है, कांग्रेस ही कहती थी जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे, इंदिरा जी की बात पे, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, इंदिरा जी की बात, ये जात की बात थोड़ी है। ये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति इस कंट्री में 90% लोगों की क्या है। मंडल कमीशन के बाद क्या परिस्थिति बनी, जिसमें ततमा, शर्मा, गुप्ता, शाह, चौधरी, कलवार, कहार, कुमार, पंडित, निषाद, गोढ़ी, केवट, केवरत, मलाह, बींद, पासवान, राम, इन लोगों की स्थिति क्या है। तो इसमें कास्ट सेंसन जाति कहाँ आती है, इसमें सामाजिक हिस्सेदारी, भागीदारी, साझेदारी किसको मिलना चाहिए, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। निजी क्षेत्रों में आरक्षण आज तक क्यों नहीं मिली, जब प्राइवेट नौकरी है ही नहीं। और लगभग बीजेपी ने अग्निवीर और प्राइवेट नौकरियों को खत्म ही कर दिया। तो फिर निजी क्षेत्र में आरक्षण की जरूरत है ना। तो राहुल गांधी जी निजी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ईबीसी की भागीदारी और साझेदारी की बात कर रहे हैं। ये दलितों की आवाज को खत्म करता है, ये गुलाम रखना चाहता है। ये चाहता है कि भगवान किस्मत को जिंदा रखो, उसको गुलाम बनाओ ताकि मेरी बात करते रहे और अदानी अंबानी जैसे लोगों को मुनाफा मिलते रहे। मुझे आपकी बात से लग रहा है कि आप ये कह रहे हो कि बीजेपी कास्ट सेंसस की कैबिनेट की ब्रीफिंग करके घोषणा करती है और अब वो करवाएगी नहीं उसको, आपका इशारा उस तरफ है, ये सही है क्या? वो कभी कुछ किया क्या, आप हमको बताओ। नहीं, कैबिनेट की ब्रीफिंग करके घोषणा कर रहे हैं भैया। वो तो कह रहा है कि हम जाति जब गणना करेंगे तो जाति को भी गिनती करेंगे। वो ये कहाँ कह रहा है कि उसकी भागीदारी, साझेदारी, हिस्सेदारी, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी भागीदारी। वो निजी क्षेत्र का पहले तो उसको भी नहीं मान रहे थे ना भैया। अभी आप वही बात तो कर रहे हैं। ये जो आयवास है, ये जो राजनीति करने की भूख और सत्ता की जो भूख है, तो ये दुनिया ने नरेंद्र मोदी जी के झूठ के बारे में समझ लिया है। और सब जब भी ये कोई बात बोलते हैं, भाइयों कर्नाटक को नंबर 1, भाइयों छत्तीसगढ़ को नंबर 1, भाइयों उड़ीसा को नंबर 1, भाइयों बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपया नंबर 1, जहाँ जाता है सबको नंबर 1 करता है ये। तो इससे आपको नहीं पता चलता कि कितना झूठ बोलता है। सब स्टेट को कर रहा है नंबर 1। आप कभी संसद में मिलते हैं उनसे, कभी आमने सामने मुलाकात? हमेशा मिलते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी से। हाँ भैया, आमने सामने बोलते हैं तो सदन में रहते हैं तो मिलते ही हैं ना। कभी कहा नहीं कि आपने बिहार को नंबर 1 कहा था, कुछ किया भैया? हमेशा सदन में सवाल खड़ा होता है, सबसे ज्यादा डेली तो हम ही बोलते हैं। नहीं, ऑन रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा, ऑफ रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। ऑफ रिकॉर्ड काहे ले पूछे, हम जब ऑन रिकॉर्ड सामने में बात करते हैं तो ऑफ रिकॉर्ड काहे ले चर्चा। सब हमेशा घरों में पत्नी से क्या चर्चा कीजिएगा। मुझे राहुल गांधी की जाति जनगणना की बात देख के ये लगता है कि वो धर्म की जो राजनीति इस देश में चल रही है पिछले 11 साल से, उसकी काट जाति में ढूंढते हैं। आपको लगता है सर? देखिए एक बात समझिए ना, राहुल गांधी जी आ जाए ना, जाति जनगणना का डिमांड कब से है?
गजब गजब बात आप करते हैं। मैं तो अभी की बात करूँगा सर। आरक्षण की बात कब से हो रही है? जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, बात जेपी लोहिया को कौन नहीं किया है? चौधरी चरण सिंह, आप उठाओ ना, पिछड़ा पावे 100 में 60, संसोपा ने बांधी गांठ, जगदेव बाबू ने क्या कहा था, अब की बारी भादों में गोरी कलाई कादों में, मारते मारते मार दिए जगदीप कुशवाहा जी को। कर्पूरी जी को क्या आपने गाली दिया? ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी की माँ भी आई। आप लोग क्या बख्शे? बीजेपी क्या जाति जनगणना की बात करेगा? जो आदमी आप कर्पूरी जी से समर्थन वापस ले लिया, जो आदमी मंडल कमीशन के समय कमंडल ला करके पूरे मंडल प्रोसेस को रोकने का काम किया, मंडल जो 90% लोगों का डिमांड था, और उसको उस मंडल को इन्होंने अब आग के लपेट में झोंक दिया। तो ये मंडल विरोधी तो सब दिनों से हैं, गरीब विरोधी तो सब दिनों से हैं, किसान विरोधी तो सब दिनों से हैं। दंकल से लेकर के स्वदेशी का नारा देके सब विदेशी हो गया। तो कौन पार्टी का नाम ले रहे हैं? हिंदू में या ना करे थे लोग मुखिया में चुनाव नहीं जीते। और 20% की बात तो है नहीं। सिख है, ईसाई है, साउथ है, नॉर्थ है, अम्बेडकरवादी सोच के लोग हैं, कोई हिंदू नहीं है, कोई सनातन को मानने वाले लोग हैं वो लोग। तो पप्पू जी, बात कर लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर की और पहलगाम की। पहलगाम की घटना के बाद सरकार ने एक ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने आतंकियों के 9 ठिकानों को उड़ा दिया है। अच्छा बात है, ठीक है। सेना हमारे सेना के पास सोर्स है ही। सेना हमारी कई पीओकी ले सकती है। सेना को रोक कौन देगा? सेना को रोकता कौन है? नहीं, इसमें सवाल ये है कि जिस तरीके से अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट करके ये बताया कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गया है, तब पप्पू यादव के मन में क्या आया था वो पढ़ के, वो खबर देख के? हर नागरिक के मन में क्या आया कि कौन है मेरा बड़ा गद्दार? कौन सपना देख रहे थे लोग? पुलवामा का बारूद का सवाल क्यों खड़ा है? आंतरिक सुरक्षा की स्थिति क्या है? निर्णय के बावजूद में हमें पुलवामा, हमें सुरक्षा वापस किसने किया बॉर्डर से? हमें पहलगाम जाने का मौका क्यों दिया गया? हमें क्यों खोला गया? हमें मरने के ऊपर मजबूर क्यों किया? कौन लोग हैं ये लोग? आप हमको बताइए ना। कभी इंक्वायरी होती है नहीं, कभी स्वीकार करते ही नहीं है। इस बार तो माना कभी ऑल पार्टी मीटिंग में। फिर उसके बाद देखिए ना, धर्म की बात करने लगा। भैया कोई मारने आएगा अभी गोली तो मारेगा, सरातर भागेगा कि पकड़ा ना जाए। वहाँ क्या कलमा पढ़ाएगा? वहाँ पेंट खोलेगा? वहाँ धर्म पूछेगा? वहाँ जाति पूछेगा? मारने वाले के पास इतना वक्त होता है। एक महिला ने ये बात कही थी। हाँ, एक महिला ने ये बात कही। उसके बाद सबने कहा कि आंतरिक सुरक्षा, ये मोदी जी ने, सबने बोला। आप उठा के देखो, सिंदूर ऑपरेशन 15 दिनों के बाद हमारे सैनिक ने जंगबाज किया। नहीं तो सैनिक हमारे निर्णय न लिए होते तो ये तो हम पॉलिटिशियन लोग, देखिए पॉलिटिशियन चुनाव लड़ सकता है, जंग नहीं लड़ सकता। पॉलिटिशियन को कुर्सी चाहिए। एक भी कौन शहीद हुए? इतने आदमी 18, 13 आदमी, 14 आदमी हमारे बच्चे शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जाति के आधार पर लोगों के यहाँ जाते हैं, सैनिक को भी, शहीद को भी सैनिक के आधार पर करते हैं। अन्य जगहों की भी यही स्थिति है। ये भगवान भरोसा है। ये जो नेता लोग हैं, इससे बचिएगा ना भाई। ये नेता लोग नाश करके रख देगा भैया। अमेरिका के प्रेसिडेंट के एक ट्वीट ने ये कह दिया कि भारत और पाकिस्तान दोनों बराबर है हमारे लिए। भैया शहबाज बराबर है। उसने यह कह दिया चाइना ओपन हमारा विरोध है। हम चाइना के सारे मार्केट को, व्यापार को रोक क्यों नहीं रहे? हमारी हिम्मत क्यों नहीं होती कि चाइना के मार्केट में हम व्यापार को रोक देंगे? क्यों, क्या दिक्कत है? क्या कुव्वत नहीं? हमारे जमीन का वो व्यापार करता है, हमारे जमीन पर हमारे पैसे से पाकिस्तान को ओपन सपोर्ट करता है, तुर्की को करता है, श्रीलंका कहती है हम उड़ा देंगे। चाइना मेरे साथ है। बांग्लादेश का एक कुत्ता बिल्ली कहता है कि हम बंगाल ले लेंगे। कभी आपने इंदिरा गांधी के समय में ये सब सुना था? कभी आप उठा के देखो, जब जब बीजेपी आई तब देखो इन्होंने थर्ड परमाणु छोड़ने का काम किया। पाकिस्तान ने भी छोड़ दिया। हमको बराबरी में ला के खड़ा कर देता है। हमारे यहाँ का कुत्ता बिल्ली ऊँट बची हो जाए तो गधा से ऊंचा हो। जो आतंकवादी के नींव पर जिसकी सरकार और सेना चले वो भारत से टकराएगा? औकात है? हमको तो पीओके ले लेना चाहिए था। कैसे लेते पीओके जब थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो गया? और वो भैया हम 3 दिन क्या कर रहे थे? हम नहीं मानते। अटल जी ने भी ये बात कही, छोड़िए इंदिरा गांधी, अटल जी भी समझौता नहीं किया था, तो अटल जी से सीख लेते।
ट्रंप के ट्वीट के बाद एक ट्वीट और आया था यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। उन्होंने ये लिखा डिटेल में, प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोवल, जयशंकर विदेश मंत्री और उनकी लीडरशिप के नाम लिखे, जिसमें उनके आर्मी चीफ भी शामिल थे, शहबाज शरीफ का नाम भी लिखा कि हम लोग 48 घंटे से बातचीत कर रहे थे, तब हमने ये सीज फायर की है और इसलिए मैं दोनों मुल्कों के आवाम को बधाई देता हूँ। नहीं, व्यापार के लिए नहीं वो बाद तो में आया। व्यापार रोक देंगे। व्यापार बाद में ट्रंप ने बोला, ये मैं बात कर रहा हूँ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। फिर दूसरे दिन कहते हैं ट्रंप साहब कि व्यापार, मैंने कहा कि ट्रेड दोनों के लिए। फिर कल कहते हैं कि एप्पल का प्रोडक्शन मैंने कहा कि यहाँ पे मत करो। ठीक है सर, ट्रंप भारत विरोधी है। अब सुन लो, ट्रंप को तो एक यूक्रेन के राष्ट्रपति ने चैलेंज देके चला गया, और 140 करोड़ देश जिसके साथ खड़ा हो, सेना इतनी बड़ी ताकत जो दुनिया से लड़ने की क्षमता रखता हो, हम अमेरिका के सामने घुटने टेक दें? हमें सिविक सेंस पढ़ा रहा है, और हम अदानी अंबानी के व्यापार के पैसे के कारण हमने युद्ध को उसके ट्वीट को रोक लिया, उसके ट्वीट को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इनके तोता की जान कहाँ फंसी? इनकी जान अदानी अंबानी में है। सेनापति से पूछे भी नहीं। हमारे सेना को पूरा वीर है, दुनिया खत्म करने की ताकत है, आतंकवाद को मिटा देने की ताकत है। लेकिन आस्तीन के सांप कौन है? ये नेता लोग। पुलवामा के बारूद कहाँ से आया? उस वक्त भी आप आंतरिक सुरक्षा को दरकिनार कर दिए। आपको हवाई जहाज से जाने का आपने रोड से भेज दिया। फिर वो रिपोर्ट क्यों नहीं आई? अब फिर क्यों नहीं बात करते हो सदन में कि पहलगाम क्यों हुई, कहाँ से हुई, सुरक्षा क्यों हटा गया, चूक क्यों हुई, 47 कहाँ से आए? ये बात हो ही नहीं रही है। कभी जाति जनगणना, कभी कुछ, कभी धर्म पूछ के मारा। एक आखिरी सवाल सर, क्या अगर पार्टी कहेगी आपको, अगर आपके नेता राहुल गांधी आपको कहें कि पप्पू यादव को विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो आप लड़ेंगे? जो आदेश करेंगी मेरी पार्टी के रेस्पेक्ट और अपने नेता की विचारधारा के लिए कोई लेफ्ट राइट नहीं। आँख घोड़ा की तरह सीधा, मुंह पर पट्टी है, आँख पर पट्टी है, मुंह पर जावी है, ना लेफ्ट ना राइट, सीधा लक्ष्य है। इस बिहार के 13 करोड़ जनता की खुशहाली, उसकी तरक्की, उसके पलायन को रोकना, उसके रोजगार की बात करना, उनके कॉमन जस्टिस हो, उनको जस्टिस मिले, हर कीमत पर भ्रष्टाचार से मुक्त करना, बेईमानों से मुक्त करना, माफियाओं से मुक्ति करना। तो इसलिए हमारे नेता का जो दायित्व वो देंगे, उस कर्तव्यों को बाखूबी निभाएंगे, बिना जाति धर्म के, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, बिना मजहब के, बिना हिंदू मुसलमान के, जो कांग्रेस जिस सच्चाई के साथ राहुल गांधी जी, मैं समझता हूँ कि उनमें बुद्ध की पूरी आइडियोलॉजी है। बुद्धम, उसका फेस आप उठा के देखिए, उसकी साफ गोई देखिए, उसकी सच्चाई देखिए, पूरा बुद्ध कैरेक्टर है। राहुल गांधी जी का पूरा बुद्ध कैरेक्टर है, और वही परिवर्तन करेगा, वही एक नई क्रांति लाएगा। 2027 में खड़गे साहब का कार्यकाल खत्म हो रहा है, कांग्रेस प्रेसिडेंट का 5 साल का है वो। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से राहुल गांधी को पार्टी कमान संभालनी चाहिए? देखिए, मैं न 3 में हूँ न 13 में हूँ। राहुल गांधी 140 करोड़ लोगों की आवाज तो है ही, विपक्ष के नेता तो हैं ही, हम सबकी उम्मीद तो है ही, सबका विश्वास तो है ही उनके प्रति। अब कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, आप उठा के देखो, कभी लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, सीतारमैया, आप उठा करके देखिए, सीतारमैया। आपकी व्यक्तिगत राय क्या कहती है कि आंख बंद करके हमें सामाजिक आधार को भी देखना पड़ेगा, हमें दुनिया क्या देख रही है उसको भी देखना पड़ेगा, लोक लाज भी रखना पड़ेगा, और कांग्रेस की विचारधारा मजबूत और हमारी लीडरशिप, और राहुल गांधी जी ने जो 10,000 किलोमीटर पैदल चल के आम आदमी की आवाज़ सुनी, उस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाना जिसकी क्षमता हो, ऐसे लोग कांग्रेस को हमेशा चलाएं। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। ये थे पप्पू यादव जी, जिन्होंने बड़ी निर्भीक बात की बिहार के बारे में, कास्ट सेंसस के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, राहुल गांधी के बारे में। अगली बार फिर हम एक खास मेहमान के साथ उपस्थित होंगे। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट्स में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।